पाएंगे नहीं हो पाएगा। और एक तरक्की याफ्ता रियासत जो है इसको कायम करके आपके सामने पेश करेंगे। बाकी है लेकिन उन्होंने उनके पीछे खड़े जहां आपका जमा होना इस बात का सबूत है कि आप वली मोहम्मद यत्तू साहब को कभी भूले नहीं। उन्होंने जो नूराबाद के लिए किया, जो कश्मीर के लिए किया, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किया, वो आज भी हमारे दिल में बसा हुआ है। सवाल होते हैं, आपको ये भी हजम नहीं होता। आप बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो जिसमें आप कमरे लाओगे और हमारे होटल में जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां से छीन के अपने भवनों में बिठाओगे। कोई नहीं, आप करिए ये सितंबर तक, इंशाल्लाह अक्टूबर में देखेंगे ना आपके भवन का क्या हाल होता है। असेंबली का इलेक्शन कराए, इससे पहले असेंबली के इलेक्शन 2014 में हुए थे। 2018 के बाद हमारी अपनी कोई हुकूमत यहां रही नहीं। बेताज बादशाह आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, अपनी मर्जी खुद चलाते, पता ही नहीं चलता कौन सा कानून कहां से लागू हो। हमारी जमीनें हमसे लेके बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं यहां भवन बनाने के लिए। अरे भाई, अगर आपके लोगों को आना है तो यहां होटलों की कमी नहीं है, क्यों हमारे लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो? आपके साथ क्यों रखा गया? लेकिन आखिरकार बात सामने आ गई, बिल्कुल अंग्रेजों के तरीके से, जिन अंग्रेजों को निकालने के लिए भी बीजेपी ने कोई खास कोशिश नहीं की थी उस वक्त। बिल्कुल अंग्रेजों के तरीके से डिवाइड एंड रूल, अलग करो लोगों को और राज करो, बिल्कुल वही तरीका अपनाया जा रहा है। कश्मीर को जम्मू से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना, गुजर को पहाड़ी से लड़वाना, यही लड़ाई ये लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद उनका ये कि किसी तरह साउथ कश्मीर की सीट पे वो कामयाब हो। गलतफहमी के शिकार है। यहां लोग बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं बाकी मुल्क में बीजेपी का रवैया क्या है। जमीनें ली जा रही हैं, बंजर जमीन लो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन चुन चुन के उन जमीनों पे जो है आज ऑर्डर निकाले जा रहे हैं जहां पे हमारे सेब के दरख्त हैं, जहां से लोगों की रोजी रोटी का बंदोबस्त होता है, जहां से उनकी कमाई होती है। ये हमारे बेताज बादशाहों को ये बात सूझती नहीं। कहने के लिए तो दुनिया को कहते हैं कि हालात जम्मू कश्मीर के बहुत बेहतर हो गए हैं, ये थकते नहीं है, ये कहते हुए कि सारा कुछ ठीक है, पथराव भी खत्म हुआ, अलायदी पसंद सोच भी खत्म हो गई, कहते हैं बंदूक भी खत्म। अरे जनाब, अगर सारा कुछ ठीक है, साथ इलेक्शन क्यों नहीं करा सके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर कहा कि तमाम सियासी पार्टियां चाहती थी, किया गया। उसके बाद ये सबसे पहला बड़ा इलेक्शन है। ये एक मौका है कि हम अपनी आवाज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरी दुनिया में बुलंद करें कि 5 अगस्त 2019 जो हमारे साथ धोखा हुआ,
साथ लूट हुआ, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम उस नाइंसाफी को नहीं मानते। हम अपना हकूक हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम उन ताकतों को नाकामयाब करेंगे जिन्होंने हमारी शनाख्त, हमारी पहचान हमसे छीनी, जो आज हमारे जमीनों पे कब्जा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे रोजगार को हमसे छीनने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप अकेले बीजेपी की जमात ने 6,500 करोड़ 6,500 करोड़ 6,500 करोड़ रुपए 6,900 के आसपास। उसके मुकाबले में हमारी जमात देखिए, मेरे एक दोस्त जिसका मैं शुक्रिया करते हुए थकता नहीं हूं, एयरटेल मोबाइल फोन वाले, उन्होंने हमें 50 लाख का एक बॉन्ड दिया, कहा जनाब इससे आप अपनी तंजीम चला लो, ये आपके लिए है। कहां हमें 50 लाख और कहां बीजेपी को 6,900 करोड़, कहां मुकाबला होगा ना। लेकिन पैसे का इस्तेमाल उन लोगों को करना पड़ता है जिनके साथ लोग जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे 50 लाख ही बहुत हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम जुड़ी हुई है। इस बात के बावजूद कि साउथ कश्मीर के पार्लिमानी सीट का इन्होंने नक्शा बदल दिया, एक तरफ से जहां से शेख रफी साहब एमएलए थे शुमैया को काट के श्रीनगर के साथ रखा, दूसरी तरफ से जहां हमारे मसूदी साहब आते हैं, पांपोर, पुलवामा, त्राल, जहां से मोहिदीन साहब आते हैं, राजपुरा, उसको काट के श्रीनगर के साथ रखा। पहाड़ी की दूसरी तरफ से डिक्सन प्लान के तहत रजौरी, पुंछ को जम्मू से काट के जनूबी कश्मीर के साथ रखा। इसमें भी बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश, जिस पे मैं आऊंगा। लेकिन जब हम उम्मीदवार की बात कर रहे थे तो 2-3 नाम के अलावा चौथा कोई नाम किसी के पास था नहीं। हमारे एक सीनियर साथी जो आज इस प्रोग्राम में है नहीं, उनके घर के पास एक कन्वर्ट कमजोर होने की वजह से वो आ नहीं सके, आधे रास्ते वापस जाना। का इलेक्शन कैंपेन का जो दौर, मियां साहब का आज स्टेज शेयर करना क्या लग रहा है सर? मियां साहब जब कभी सकीना यत्तू साहिबा ने बुलाया है, आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी हैं, हमारे प्रोग्रामों में इनका आना कोई नई बात नहीं है। आगे भी इंशाल्लाह हमारे प्रोग्रामों में आते रहेंगे ना, अब इसमें क्या बात है। संकेत यही है कि पार्लियामेंट के लिए शेयर काफी है। आप लोग अलग अलग, अब यहाँ इतने सारे साथी हैं, आपकी नजर एक ही पे पड़ती है। यहाँ जैसे लोगों की ख्वाहिश भी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। लोगों की ख्वाहिश है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा ना, हम सही मौके पे अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और हमारा कैंडिडेट अपना काम शुरू कर लेगा। बाकी रही बात तंजीम की, हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर रहे हैं। अब हम चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ हों, नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे इख्तियार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो।
बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, बहुत सवाल लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़िया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों की अपनी हुकूमत बनेगी। पीएचडी स्टैंड करता है, क्यों नहीं करता है? पीएचडी के स्टेटस को क्या हुआ? अभी तारिक आमिर साहब ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ना, वहाँ पे और कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, तो देखिए ना, हम अलग अलग अपनी पार्टी जो है चलाते हैं। तारिक आमिर साहब ने कभी अपनी जमात बंद की? हमने इतने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि पीएचडी है? नहीं है जनाब, कल परसों उनकी मीटिंग भी होगी और आप देख लेंगे। जिस तरह से नए कानून दिन ब दिन ला रहे हैं, तो सीए उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज हैं जिनको सीए के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। ईवीएम को लेके कुछ चीज को कैसे देखते हैं, ईवीएम का होना सही है कि नहीं? मैं अगर ईवीएम्स के बारे में शिकायत भी करूं, तब भी ईवीएम तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो दोबारा पेपर बैलेट करें, तो ठीक है ना, फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, हमें मुकम्मल इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें इन मशीनों को सही सलामत रखना होगा और इनमें किसी तरह की गड़बड़ जो है उसकी जो है इजाजत नहीं देनी होगी। दस्तार से लोग भी मायूस है सर, लीडर